अगर आपने रिसेंटली ब्लड प्रेशर चेक किया है और आपने देखा है कि वो बढ़ना शुरू हो गया है और आपको बहुत चिंता लग रही है और आप चाहते हो कि आपको मेडिकेशन ना लेना पड़े, तो केवल सोचने से नहीं होगा, आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो आज मैं कुछ स्टेप्स बताता हूँ कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली में ये रन करता है, हेरेडिटरी है, तो हम ऐसे क्या स्टेप्स लें कि हम इसको विदाउट मेडिकेशन भी कंट्रोल कर पाए थ्रू आउट द लाइफ। तो जो पहला स्टेप होगा वो है कि एक अच्छी क्वालिटी का बीपी मॉनिटर हमेशा घर में रखिए और उसका चार्जर या बैटरी हमेशा रखिए अपने पास। तो क्योंकि जब भी कभी फील हो कि ब्लड प्रेशर कम लग रहा है या ज्यादा लग रहा है तो तुरंत आप चेक कर पाए। का रैंडमली आपने कभी चेक किया है ब्लड प्रेशर ज्यादा आया था, पहला स्टेप क्या करना है, तुरंत एक ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन लेनी है आपको। दूसरा क्या करना है, आपको अपनी सांसों पे ध्यान देना है। आपने एक चीज कभी नोटिस करी है कि हमारी चेस्ट कैविटी में केवल दो ऑर्गन होते हैं, लंग्स एंड हार्ट। दोनों का बेसिक फंक्शन या बेसिक पर्पज एक ही है। आपकी एवरी बॉडी सेल्स हैं, जो ना जितनी भी सेल्स हैं उन तक ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट को पहुंचाना। तो बेसिकली ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा, जब लंग्स आपके ऑक्सीजन को कोड करेंगे आपकी हीमोग्लोबिन में। तो लंग का काम है एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेना और ब्लड में डाल देना या कोडिंग कर देना विद ऑक्सीजन। अब ये ब्लड जो ऑक्सीजन रिच है ये आपका हार्ट पंप कर देगा। अब इमेजिन एक सिचुएशन कि इधर लंग काम नहीं कर रहे हैं, ठीक, तो ऑब्वियसली बॉडी को जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, लंग उतनी ऑक्सीजन नहीं डाल पा रहे हैं ब्लड में, तो हमें स्पीड ऑफ सर्कुलेशन बढ़ानी पड़ेगी। इसका क्या मतलब है कि पंप, हार्ट जो कि एक पंप की तरह काम करता है, उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, यानी वो हार्ट बीट ज्यादा होंगी और उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो अगर आपके लंग अंडर परफॉर्मर है तो आपका हार्ट सफर करेगा एंड वाइस वर्सा। अगर जिन लोगों को आपने देखा होगा जिनका हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर पाता है ब्लड को, तो उनका बैक फ्लो हो जाता है फ्लूइड का, वो फ्लूइड लंग्स में पानी जमा होने लगता है। आपने देखा होगा कई सारे पेशेंट को सुना होगा कि हार्ट का पेशेंट है और फेफड़ों में पानी जमा होने लगा है। तो भगवान ने कुछ सोच समझ के ही इन दोनों ऑर्गन्स को साथ में रखी, दोनों एक दूसरे से मिलजुल के काम करते। पहला तो बीपी मॉनिटरिंग मशीन रखना है, दूसरा अपनी सांसों पे ध्यान देना है। आप मेरी बात मत सुनो, आप एक्सपेरिमेंट करके देखना। आप ब्लड प्रेशर की मशीन लगा के रखना, या जो पल्स जो मशीन लेती है ऑक्सीमीटर, उसको लगा के रखना। उसको लगाने के बाद अगर पल्स नोट करना और मशीन को हटाना नहीं, आप उसी समय डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कर दें। तो आप उसके बाद जब बीपी चेक करोगे देखना थोड़ा कम हो जाएगा, और हार्ट बीट देखोगे तो थोड़ी कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन सेचुरेशन देखोगे बढ़ जाएगा। तो जैसे ही आप डीप ब्रीदिंग करते हो तो 5 से 10 पॉइंट आप अपना ब्लड प्रेशर कम कर सकते हो। अब ये हम हमेशा सांसों पे तो ध्यान नहीं दे सकते कि डीप ब्रीदिंग करनी है, लेकिन एक चीज होती है कि आप जब दिन में 4-5 बार कॉन्शियस माइंड से अगर आप डीप ब्रीदिंग करोगे, फिर धीरे 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 वो आपकी आदत बन जाएगा डीप ब्रीदिंग करना। और इसका दूसरा तरीका क्या है कि हम हमेशा डीप ब्रीदिंग करें, वो एक्सरसाइजेस। हम एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपने देखा होगा हमेशा हम डीप ब्रीदिंग करते हैं। तो अगर आप दिन में 1 घंटे जिम करते हो, आधे घंटे रनिंग भी कर लेते हो, आधे घंटे या 1 घंटे की वॉकिंग भी कर लेते हो, तो दिन में 2-3 घंटे तो आप डीप ब्रीदिंग ही कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपकी आदत लग जाएगी। तो इसीलिए जो लोग एथलेटिक कैटेगरी में आते हैं या जो एथलीट्स होते हैं उनके लंग्स काफी स्ट्रांग होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, उनकी रेस्टिंग हार्ट बीट और रेस्टिंग ब्लड प्रेशर हमेशा कम रहता है। नॉर्मल लोगों को लगेगा अरे इसका तो ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है, वो ब्लड प्रेशर डाउन नहीं होता है, उनका बाय डिफॉल्ट वो कम हो जाता है। अब जितना आपका ब्लड प्रेशर कम है या हार्ट बीट कम है, उतना आप अपने हार्ट पे कम प्रेशर डाल लो, है ना। तीसरा जो हमें करना है, जो बताया जाता है कि सॉल्ट कम कर दो, तो सॉल्ट कम करना इज नॉट ए परमानेंट सोल्यूशन। 2-3 दिनों के लिए आपको आराम आ सकता है, बट उसके बाद नहीं आएगा। बट अगर आप सॉल्ट परमानेंटली कम कर दोगे तो उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा आने वाले हैं। तो हमें सॉल्ट को या सोडियम को कम करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ना उसको ऑप्टिमल तरीके से लेना है। उसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक वगैरह ये भी रखने हैं अपनी डाइट में बैलेंस। अगर आप बैलेंस खाना खाओगे तो ये आ जाएंगे, इसके लिए कोई अलग से सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जनरली ग्रीन वेजिटेबल्स, है ना, या गुड क्वालिटी मीट या इस तरह की कोई चीजें लेंगे तो ऑब्वियसली आपको इलेक्ट्रोलाइट इनफ मिल जाएंगे। अगर नीडेड हो तो सप्लीमेंट भी ऐड कर सकते। अपना हीमोग्लोबिन का चेक रखिए कि हीमोग्लोबिन आपका ठीक रहना चाहिए। अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो आपके हार्ट पे फिर से प्रेशर आएगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन को ले जाएगा हीमोग्लोबिन वही कम हो रहा है और ऑक्सीजन तो पहुंचानी है, तो अगेन फिर सर्कुलेशन की स्पीड बढ़ेगी, हार्ट पे प्रेशर आएगा। तो इस चीज पे ध्यान देना है ना। अगला क्या देना है, विद द एज हमारी आर्टरीज सिकुड़ती जाती है या उनके अंदर कुछ डिपॉजिट्स होते जाते हैं, फैट के डिपॉजिट्स होते हैं, मरी हुई सेल्स के डिपॉजिट होते हैं, कैल्शियम के डिपॉजिट्स होते हैं। तो हमारी डाइट में मिनरल्स, विटामिन, ये सब बैलेंस्ड वे में आने चाहिए, बैलेंस डाइट से आने चाहिए। जरूरत हो तो सप्लीमेंट, अच्छे गुड क्वालिटी सप्लीमेंट से भी आ सकते हैं। जैसे विटामिन K2 की अगर डिफिशियंसी है तो बहुत सारे कैल्शियम आपके आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। वहां डिपॉजिट हो जाएगा तो इसको कहेंगे लेमन लैंग्वेज में कि आर्टरी सिकुड़ रही है। जब आर्टरी सिकुड़ेगी
सिकुड़ेगी। जैसे अगर एक ट्यूब है उसमें पानी जा रहा है और वो सिकुड़ने लगे तो उसके अंदर जो पानी का प्रेशर होगा बढ़ने लगेगा। इस तरह की प्लैक फॉर्मेशन और कैल्शियम डिपोजिशन को भी हमें रोकना पड़ेगा। अगेन उसके लिए एक्सरसाइज जरूरी है और बैलेंस डाइट जरूरी है। अगर स्ट्रेस होगा किसी भी वजह से जिसमें कॉर्टिसोल बढ़ रहा होगा वो आपकी शुगर को ज़्यादा रखेगा। स्ट्रेस को भी मैनेज करना जरूरी है। स्ट्रेस को मैनेज करने का जो बेस्ट टूल है वो डीप स्लीप है। आपको ब्लड प्रेशर देखना, ब्लड शुगर भी देखना पड़ेगा, है ना। अगर आपका ब्लड शुगर नॉर्मल है बट आपका इंसुलिन बढ़ा हुआ है, जो ज़्यादातर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और फिजिशियन चेक नहीं कराते, तो केवल ब्लड शुगर चेक करा लेते हैं। वो फास्टिंग चेक करा लेंगे, पीपी चेक करा लेंगे, या HbA1c चेक करा लेंगे 3 महीने का जो एवरेज है, फास्टिंग इंसुलिन चेक नहीं कराएंगे। फास्टिंग इंसुलिन की वजह से वो हाई बहुत ज़्यादा है, ओवरऑल इंसुलिन बहुत ज़्यादा हाई है, इस वजह से आपका शुगर नॉर्मल आ रहा है, वो आप चेक नहीं करा रहे। तो अगर इंसुलिन ज़्यादा होता है तब भी बहुत सिंपल फिजियोलॉजी है, डॉक्टर पता नहीं क्यों इसको इग्नोर कर देते हैं कि जब भी इंसुलिन ज़्यादा होता है आपकी जो आर्टरीज है ना वो सिकुड़ने लगती है ना। अगला एक तरह हाई यूरिक एसिड। हाई यूरिक एसिड होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो अपना यूरिक एसिड को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। एटलीस्ट 1 साल या 2 साल में एक बार जरूर चेक करा लो यूरिक एसिड। मैकेनिज्म में थोड़ी सी समझा दूं। जब यूरिक एसिड ज़्यादा होता है तो आर्टरीज के अंदर एक गैस बनती है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का काम है आपकी आर्टरीज को फैलाना और ये बहुत मिलीसेकंड के लिए बनती है। और इस गैस की डिस्कवरी की वजह से 1996 में जिस साइंटिस्ट ने बताया था ये मैकेनिज्म, तो नोबेल प्राइज ही मिला था मेडिसिन का 96 में, करीब 30 साल होने वाले। तो यूरिक एसिड इस गैस के फॉर्मेशन को कम कर देता है। तो जिनका यूरिक एसिड ज्यादा रहता है नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कम होता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड का काम है आपकी आर्टरीज को फैलाना। तो अगर वो फैल नहीं पाएंगी, सिकुड़ेंगी, तो ऑब्वियसली उनके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ये लाइफस्टाइल रिलेटेड मैंने सारी प्रॉब्लम्स बताई हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती हैं। अब हम इनको सही करके ये कर सकते हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं वो बहुत एक्चुअली में कम होती हैं, वो किडनी रिलेटेड है, वो लीवर रिलेटेड है, वो और कोई बड़ी बीमारी से रिलेटेड है, लेकिन वो उनका प्रेवलेंस बहुत ज्यादा नहीं है। 20 से 25% जो मैंने अभी बताया है, 70 to 80% इसमें कवर हो जाएंगे। जो मैंने आपको कारण बताए हैं, आप इतना तो कॉमन सेंस रखते ही हो कि इन कारणों को, इन जो रीजन मैंने आपको बताए, रीजंस बताए, तो सोल्यूशन भी आपको पता है क्या करना है। ये सारे स्टेप्स फॉलो करना, करीब 5-6 महीने फॉलो करना, और फिर मुझे बताना कमेंट में करके कि आपके ब्लड प्रेशर में ऑन एन एवरेज कितने mm/Hg का फर्क आया है। थैंक यू वेरी मच। और इस वीडियो को शेयर, लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मुझे कमेंट करके कुछ टॉपिक भी बताना जिसपे मैं आपके वीडियो बनाऊँ, क्योंकि जनता की आवाज़ जब होती है और उनको जब सोल्यूशन देते हैं तो ज़्यादा लोगों तक वो बात पहुँचती है। फिर थैंक यू वेरी मच।